Renegade Immortal, Chapter 653. Hello, welcome back to my channel Books with AR. रिफाइनिंग का अमल जारी रहा। कई महीने बाद दरार के अंदर वांगलिन ने एक गहरी सांस ली और तमाम ओरिजिन एनर्जी को अपने जिस्म में खींच लिया। ऐसा लगा जैसे उसने अभी कोई बादल निगल लिया हो। ओरिजिन एनर्जी के गायब होने के बाद एक दुबला पतला जिस्म वांगलिन के सामने नमूदार हुआ। इस साये ने एक सर्द ऑरा छोड़ा जो फैलने लगा। ये साया इंतहाई जर्द था, जैसे उसके जिस्म में कोई खून ना हो। दरहकीकत ऐसा ही था, क्योंकि सारा खून उसकी हड्डियों में मिल चुका था। वांगलिन का एक्सप्रेशन उदास था और उसने एक आह भरी। एक बार फिर नाकाम। बॉडी रिफाइनिंग के पहले मरहले को शुरू हुए कुछ महीने गुजर चुके थे और वांगलिन कई बार नाकाम हो चुका था। खुशकिस्मती से जेड में दर्ज था कि पहली बार के दौरान चाहे वो कितनी ही बार नाकाम क्यों न हो, जिस शख्स को रिफाइन किया जा रहा है वो गायब नहीं होगा। अपने सामने कठपुतली को देखते हुए वांगलिन ने तेवरी चढ़ाई। जेड के मुताबिक रिफाइनिंग के अमल के दौरान मुख्तलिफ किस्म का साजो सामान शामिल करने की ज़रूरत थी। सिर्फ तमाम साजो सामान के जिस्म के साथ मिल जाने के बाद ही पहला मरहला मुकम्मल होगा। गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और आयरन सेलेस्टियल गार्ड के 4 रैंक्स में से ये तो आयरन रैंक सेलेस्टियल गार्ड भी नहीं है। कुछ देर सोचने के बाद वांगलिन ने अपने बैग ऑफ होल्डिंग पर थपकी दी और बड़ी मिकदार में लो क्वालिटी मैजिकल ट्रेजर्स बाहर उड़े। वहां ऐसे खजाने थे जो वांगलिन अब इस्तेमाल नहीं करता था, लेकिन उन्हें बस फेंक देना बहुत अफसोसनाक लगता था। मेरे पास साजो सामान नहीं है, लेकिन मेरे पास बहुत से खजाने हैं। मेरा मानना है कि इन खजानों को पिघलाकर कठपुतली के साथ मिलाने का कुछ असर होगा। वांगलिन की आंखें रोशन हो गई और उसने फौरन एक सील बनाई। एक शोला नमूदार हुआ और उसने इन खजानों को घेर लिया। शोला जला और इनमें से कई मैजिकल ट्रेजर्स पिघलने लगे। आखिरकार तकरीबन तमाम मैजिकल ट्रेजर्स पिघल गए, जिससे एक काली बॉल बन गई। कुछ देर सोचने के बाद वांगलिन का डिवाइन सेंस उसके बैग में दाखिल हुआ और उसने आसपास तलाश किया। कुछ और मैजिकल ट्रेजर्स फौरन बाहर उड़े और बॉल में दाखिल हो गए। इसे वांगलिन के बैग ऑफ होल्डिंग की एक बड़ी सफाई समझा जा सकता है। 800 से ज्यादा सालों में वांगलिन के बैग ऑफ होल्डिंग के अंदर बहुत से खजाने जमा हो चुके थे। उनमें से बहुत से उसने सिर्फ चंद बार इस्तेमाल किए थे और फिर कभी इस्तेमाल नहीं किए। आखिरकार जैसे जैसे उसकी कल्टीवेशन लेवल बढ़ी, बहुत से खजानों ने अपनी इफादियत खो दी थी। ये तमाम खजाने बाहर निकले और वांगलिन ने उन्हें बॉल में फेंक दिया। इस लम्हे अचानक वांगलिन के हाथ में एक नीला गुलाब नमूदार हुआ। गुलाब को देखते हुए ऐसा लगा जैसे वांगलिन के सामने आग जैसा सुर्ख जिस्म नमूदार हो गया हो। वो हिचकिचाया और फिर गुलाब को वापस रख दिया और इसके बजाय एक और खजाना बॉल में फेंक दिया। ये अमल कई दिनों तक जारी रहा। उसके बैग ऑफ होल्डिंग की सफाई के नतीजे में बड़ी मिकदार में लो, मीडियम और यहाँ तक कि हाई क्वालिटी मैजिकल ट्रेजर्स भी रिफाइन होकर माए में बदल गए। नतीजतन उसके सामने माए की बॉल रंगीन और रोशन हो गई। वांगलिन के दाएं हाथ ने बॉल को पकड़ा और उसे कठपुतली पर फेंक दिया। रिफाइनिंग का एक और दौर शुरू हुआ। वक्त पलक झपकने में गुजर गया और 2 महीने गुजर गए। इस दिन कठपुतली ने एक पीली रोशनी छोड़ी जिसने दरार के अंदर रोशन कर दिया। वांगलिन ने अपनी आंखें खोलीं और थकावट के आसार जाहिर किए। उसने कठपुतली से निकलने वाली पीली रोशनी को देखा और मायूसी की झलक दिखाई दी। कॉपर रैंक की ताकत छोड़ो, ये बमुश्किल इस्तेमाल के काबिल होगी। अगरचे सेलेस्टियल गार्ड का पहला मरहला मुकम्मल हो गया है, लेकिन अगर ओरिजिन सोल को पीसने का दूसरा मरहला नाकाम हो जाता है तो सब कुछ फौरन नाकाम हो जाता है। इसके नाकाम होने के बाद इस जिस्म पर कब्जा नहीं किया जा सकता, इसलिए वो किसी और ओरिजिन सोल को रिफाइन करने की कोशिश नहीं कर सकेगा। वांगलिन ने एक गहरी सांस ली और हिचकिचाहट का एक नादिर इजहार दिखाया। उसने दरार के बाहर देखा। पिछले 6 महीनों के दौरान बाहर की कशिश कभी नहीं रुकी थी और ऐसा लग रहा था जैसे ये मजबूत होती जा रही है। वांगलिन ने अपने दांत भींचे। उसने अपने बैग ऑफ होल्डिंग पर थपकी दी और सोल फ्लैग बाहर उड़ा। एक विशाल खोपड़ी फौरन झंडे पर नमूदार हुई। ये खोपड़ी ख्याली थी और झंडे के अंदर तैर रही थी। ये सब्जी माइल काली थी और इस पर कोई बाल नहीं थे, जैसे ये कोई डेविल हो। उसकी आंखें जो गैर हकीकी भी लग रही थीं और हकीकी भी, एक सर्द नजर छोड़ रही थीं। वो सोल फ्लैग के अंदर था, वांगलिन को घूर रहा था और दबी हुई गुर्राहटें निकाल रहा था। सोल फ्लैग के अंदर ज्यादातर सोल फ्रैगमेंट्स इस खोपड़ी से दूर रहे, जैसे वो करीब नहीं आना चाहते थे। इससे इस खोपड़ी को सोल फ्लैग के अंदर अपना इलाका मिल गया। सिर्फ किलिन ही मुख्तलिफ था। बहुत सारा सेलेस्टियल फीड निगलने के बाद वो कई तब्दीलियों से गुजरा। जब उसने खोपड़ी को दहाड़ते देखा तो वो भी अचानक दहाड़ने लगा। खोपड़ी ने अचानक किलिन को देखा।
दोनों ने बिना पल के झपकाए एक दूसरे को घूरा जब उन्होंने दुश्मनी के इरादे से एक दूसरे पर दहाड़ मारी। ये खोपड़ी हेवनली घोस्ट थी। वांग लिन की आंखें रोशन थीं जब उसने हेवनली घोस्ट को देखा। उसने अपना हाथ उठाया और फौरन हेवनली घोस्ट को पकड़ लिया। हेवनली घोस्ट एक वहशी मखलूक थी। अगर ये हकीकत न होती कि वांग लिन ने उसे तब पकड़ा था जब वो कमजोर थी, तो ये इतना आसान ना होता। हेवनली घोस्ट ने वांग लिन के हाथ में एक दहाड़ मारी। उसने अपना मुंह खोला और वांग लिन को निगलना चाहता था। वांग लिन की आंखें सर्द हो गई और उसने एक सर्द स्नॉट की जब उसने हेवनली घोस्ट के अंदर मौजूद निशान को एक्टिवेट किया। इसने फौरन हेवनली घोस्ट को तकरीबन बिखरने पर मजबूर कर दिया। हेवनली घोस्ट को पीछे हटना पड़ा जब उसने वांग लिन को घूरा और मुसलसल दबी हुई दहाड़े मारता रहा। कठपुतली का जिस्म काफी मजबूत नहीं है, इसलिए ओरिजिन सोल के लिए दूसरे मरहले से बचना बहुत मुश्किल होगा। ताहम अगर मैं हेवनली घोस्ट से वहशत और स्पिरिट बॉडी लूं और फिर भी नाकाम हो जाऊं, तो फिर मैं मजीद कोई सेलेस्टियल गार्ड रिफाइन नहीं करूंगा। वांग लिन फैसलाकुन था जब उसने हेवनली घोस्ट को कठपुतली की भवों के दरमियान दबा दिया। चूंकि मैं एक खजाना रिफाइन करने जा रहा हूं, तो मुझे एक आला मयार का खजाना चाहिए। अगर ये सिर्फ लेट स्टेज असेंडेंट है, तो ये मेरे इन तमाम खजानों और इस हेवनली घोस्ट के लायक नहीं होगा। वांग लिन की आंखें सर्द हो गई और उसके बाएं हाथ ने एक सील बनाई। उसने अपनी भवों के दरमियान छुआ और बिजली की एक लकीर निकाली। इस बिजली में आग शामिल थी और उसने इसे कठपुतली के जिस्म में फेंक दिया। रिफाइन। हेवनली घोस्ट इंतहाई वहशी था और वांग लिन की रिफाइन करने में मदद के लिए कठपुतली के अंदर सील होने को तैयार नहीं था। उसने दहाड़े मारी और बाहर निकलने ही वाला था कि वांग लिन के दाएं हाथ में एक कोरा नमूदार हुआ और उसने घोस्ट पर कोड़ा मारा। एक आवाज के साथ हेवनली घोस्ट ने एक दर्दनाक चीख मारी। उसे बहुत तलखी महसूस हुई, क्योंकि वो कोरा उसका कुदरती दुश्मन था। अगर ये हकीकत न होती कि उसने पहले ही स्कैटर्ड डीमन पर एक गहरा निशान छोड़ा था ताकि उसे अपनी सेकंड ओरिजिन सोल के तौर पर इस्तेमाल कर सके, तो वो इसे भी कठपुतली में फेंक देता। ताहम स्कैटर्ड डीमन की रूह का इस्तेमाल करना मुश्किल था, इसलिए हेवनली घोस्ट का इस्तेमाल करना कम परेशान कुन था। कई महीने गुजर गए। वांग लिन की मुसलसल रिफाइनमेंट के तहत हेवनली घोस्ट और डू जियान की ओरिजिन सोल मिल गए और टुकड़ों में पीसे जाने से पहले एक दूसरे को निगल गए। ताहम हेवनली घोस्ट बहुत मजबूत था, यहाँ तक कि जब ये टुकड़ों में था तब भी टुकड़े आपस में जुड़े हुए थे। ये दूसरे मरहले के लिए अहम शर्त थी। तकरीबन तमाम नाकामियां इसी लम्हे हुई थी। ऐसा नहीं था कि ओरिजिन सोल काफी मजबूत नहीं थी, बात यह थी कि किसी की ओरिजिन सोल के फटने का दर्द ऐसी चीज नहीं थी जिसे आम लोग बर्दाश्त कर सके। एक बार जब ओरिजिन सोल ने हिम्मत हार दी तो वो मर जाती। अगर वो हिम्मत न भी हारते, तब भी ज्यादातर इस हालत तक नहीं पहुंच पाते जहां ओरिजिन सोल के टुकड़े में बंटने के बाद भी जुड़ी हुई हो। सिर्फ ताकतवर जहन वाले ही इस अमल को बर्दाश्त कर सकते थे। ये उन लोगों के बराबर था जिन्होंने आसमानों के खिलाफ बगावत की थी। यही वजह थी कि उन कल्टीवेटर्स के पास जिन्होंने अपना दाव ढूंढ लिया था, उनकी सेलेस्टियल गार्ड्स में रिफाइन होने की कामयाबी की शरह ज्यादा थी। आधे साल से ज्यादा अरसा इस्तेमाल करते हुए वांग लिन ने अपनी पहली सेलेस्टियल कठपुतली को रिफाइन किया। अगरचे कामयाबी की शरह बहुत कम थी, हेवनली घोस्ट के शामिल होने के साथ ओरिजिन सोल रिफाइनिंग की कामयाबी अब किस्मत पर मुनहसर नहीं थी। यहाँ तक कि वांग लिन के लिए भी, जब तक कि वो स्कैटर्ड डीमन की रूह इस्तेमाल न करे, वो दूसरा सेलेस्टियल गार्ड रिफाइन नहीं कर सकता था। वांग लिन ने जोश की झलक दिखाई। उसने एक गहरी सांस ली और जहनी तौर पर खुद को पुरसकून किया। उसने अपने सामने पीली रोशनी छोड़ती दुबली पतली कठपुतली को देखा। वो एक ऐसा ताल्लुक महसूस कर सकता था जो उसे अपनी मर्जी के मुताबिक इसे कंट्रोल करने देगा। सेलेस्टियल एम्परर किंग लिन कुदरती तौर पर किसी सेलेस्टियल गार्ड को बगावत करने की इजाजत नहीं देंगे। रिफाइनिंग के प्रोसेस के दौरान कठपुतलियों को कंट्रोल करने के लातादाद तरीके लगाए गए थे। वांग लिन इसे काफी अरसे से अपनी ओरिजिन एनर्जी के साथ रिफाइन कर रहा था, इसलिए कठपुतली पर उसका कंट्रोल पहले ही अपने उरूज पर पहुंच गया था। अगरचे हेवनली घोस्ट सरकश था, लेकिन रिफाइनिंग के प्रोसेस के दौरान इसे सील कर दिया गया था और कठपुतली के साथ मिल गया था। वांग लिन ने खून का एक कटरा निचोड़ा और उसे कठपुतली पर झटक दिया। खून कठपुतली के भवों के दरमियान गिरा और कठपुतली के साथ मिल गया। फिर कठपुतली की आंखें अचानक खुल गईं। ये खाली आंखों का जोड़ा था। अगरचे ये हाल था, अंदर ज़हानत की झलक थी। यिन और यांग की स्टेज। वांग लिन का डिवाइन सेंस फौरन कठपुतली पर से गुजरा। इसका ऑरा सीटू नान जैसा था। अगरचे ये सीटू नान जितना मजबूत नहीं था, लेकिन ये इतना कमजोर भी नहीं था। वांग लिन हंसा और उसने सेलेस्टियल एम्परर किंग लिन की बहुत तारीफ की। ये शख्स कठपुतलियां बनाने का ये तरीका बनाने में बहुत होशियार था।
अगरचे क्योंकि सेलेस्टियल गार्ड की ओरिजिन सोल उसके जिस्म से मिल गई थी, वो बहुत से स्पेल्स इस्तेमाल नहीं कर सकता था और किसी असली यिन और यांग कल्टिवेटर का मुकाबला नहीं कर सकता था। ताहम सेलेस्टियल गार्ड्स के लिए खास तौर पर तैयार किए गए कई स्पेल्स थे। वांग लिन की आंखें रोशन हो गईं। इसके अलावा मैंने इस सेलेस्टियल गार्ड के लिए एक तोहफा तैयार किया है। वांग लिन के दाएं हाथ ने अपनी भवों के दरमियान वाली जगह को छुआ और बड़ी मिकदार में ग्रे गैस बाहर आई। 1 मिलियन स्लॉटर एनर्जी की लकीरें फौरन कठपुतली में दाखिल हो गईं। कठपुतली की आंखों ने अचानक कत्ल का रास्ता जाहिर किया। चंद बार चमकने के बाद ये आहिस्ता आहिस्ता छुप गया, लेकिन उसकी आंखें और भी वहशी हो गईं। ये सब करने के बाद वांग लिन ने अपने बैग ऑफ होल्डिंग पर थपकी की और येट बाहर उड़ गया। उसने येट को कठपुतली के भवों के दरमियान दबाया, रोशनी की एक झलक हुई और लातादाद सिंबल सेलेस्टियल गार्ड की आंखों में चमकते हुए महसूस हुए। काफी देर बाद येट गिरा और वापस वांगलिन के पास आ गया। वांगलिन ने पुरसकून लहजे में कहा, छुप जाओ। सेलेस्टियल गार्ड का जिस्म झिलमिलाया, फिर ये अचानक फना में बदल गया और वांगलिन के पीछे चला गया। वहां कोई रोशनी नहीं थी, इसलिए कुदरती तौर पर कोई साया भी नहीं था। ताहम वांगलिन जानता था कि सेलेस्टियल गार्ड उसके साये में छुपा हुआ था। सेलेस्टियल गार्ड की सलाहियतों के साथ यहाँ से निकलने का 60% इम्कान है। अगरचे ये जगह एक खतरनाक मकाम है, लेकिन क्योंकि ये एक खतरनाक मकाम है, इसलिए ये महफूज भी है। वांग लिन सोचने लगा। कुछ ही देर बाद उसने अपने बैग ऑफ होल्डिंग पर थपकी दी और एक बड़ी तलवार बाहर उड़ गई। ये तलवार किसी दरवाजे के निशान जितनी बड़ी थी। वेल्थ, मेरी पहली तलवार। तुम्हारे पास क्या राज है? वांग लिन ने आहिस्ता से तलवार को रगड़ा। उसने अपने दिल को पुरसकून किया और उसका जहन आहिस्ता आहिस्ता उसमें दाखिल हो गया। Renegade Immortal, Chapter 654. Hello, welcome back to my channel, Books with AR. बाहर मुकम्मल अंधेरा था और दरार के अंदर से हवा की गरज सुनाई दे रही थी। दरार ऐसी लग रही थी जैसे ये अपनी ही एक दुनिया हो और बाहर की गरज दुनिया की वाहिद आवाज़ थी। गढ़े से आने वाली लामहदूद कशिश की कुव्वत ऐसी लग रही थी जैसे वो हर चीज़ को निगलना चाहती हो। वांग लिन दरार के अंदर लोटस पोजीशन में बैठा अंधेरे में बाहर देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो अंधेरे के साथ मिल गया हो। बाकी जो बचा था वो सिर्फ कभी कभार उसकी आंखों में चमकने वाली बिजली थी जो दरार को रोशन कर देती थी। यहाँ फंसे रहने ने उसके जहन में आहिस्ता आहिस्ता तन्हाई का एहसास पैदा कर दिया था। ये ऐसा था जैसे वो दुनिया से अलग थलग हो गया हो और हर कोई उसे भूल गया हो। वाहिद चीज़ जो उसके साथ थी वो उसकी 800 साल की कल्टीवेशन की यादें थीं। तन्हा लोग हमेशा अपनी जिंदगी में आने वाले हर एक शख्स को याद रखते हैं। माजी को याद करते हुए वैंगलिन की तन्हाई और भी गहरी हो गई। ऐसा था जैसे वो किसी खास वक्त में छुपा हुआ हो, माजी को याद कर रहा हो या किसी खुफिया जगह पर छुपा हुआ हो, किसी ऐसे शख्स के बारे में सोच रहा हो जिसकी उसे फिक्र थी। अंधेरे में वैंगलिन की तरफ से एक बुरबुराहट आई। पता नहीं कोई माँ और बाप की कब्र साफ कर रहा है या नहीं। वैंगलिन के सामने एक छोटी सफ़ेद बॉल तैर रही थी। बॉल की रोशनी बहुत कमज़ोर थी, इतनी कमज़ोर कि ये इस अंधेरे में किसी चीज़ को रोशन नहीं कर सकती थी। ताहम सफ़ेद बॉल से एक गर्माहट आ रही थी। गर्माहट वैंगलिन की आंखों के जरिए उसके दिल में दाखिल हुई, एक नर्म सरगोशी की तरह। इसने आहिस्ता से वैंगलिन की तन्हाई को भर दिया। छोटी बॉल के अंदर हमेशा एक धुंधला सा साया होता था जो खामोशी से वैंगलिन का साथ देता था। उन दोनों ने मिलकर अंधेरे और चीखती हवाओं का मुकाबला किया, यहाँ तक कि अगर आसमान, जमीन और दुनिया टूट भी जाए, समंदर सूख जाए या पत्थर गल जाए, वो साया हमेशा सदियों तक वैंगलिन के लिए वहां रहेगा। यहाँ तक कि रीइंकार्नेशन में भी ये उसके साथ रहेगा। दरार के अंदर अभी भी ठंड थी। ऐसा लग रहा था जैसे अंदर की सारी गर्माहट दरार के दहाने से चूस ली गई हो। ताहम सफ़ेद बॉल की मौजूदगी के साथ वैंगलिन के दिल की गर्माहट ने उसके जिस्म को भर दिया और अबदी महसूस हुई। अंधेरे के साथ मिल जाने वाले वैंगलिन ने अपना हाथ उठाया और सफ़ेद बॉल आहिस्ता से उसकी हथेली पर आ गिरी। सफ़ेद बॉल झिलमिलाई और इसने एक नर्म रोशनी छोड़ी। इसने वैंगलिन को खुशी का वो एहसास दिलाया जो बहुत अरसे से खो चुका था। हर किसी की खुशी मुख्तलिफ होती है। मेरी खुशी अपने वालिदैन के साथ रहना है, वानर के साथ रहना है। वैंगलिन की आंखें कड़वाहट से भरी हुई थीं। वो खुशी इतनी नायाब और मुश्किल थी। कोई नहीं जानता था कि डीमन स्पिरिट लैंड की गहराइयों में, इस बेपाया गड्ढे के अंदर, एक आदमी किस्मत और अपने दिल की तन्हाई के खिलाफ जद्दोजहद कर रहा था। वैंगलिन 3 साल से इस दरार के अंदर बैठा था। ऐसा नहीं था कि वो जाना नहीं चाहता था, लेकिन इन 3 सालों के दौरान बाहर की कशिश की कुव्वत नाकाबिले तसव्वुर हद तक पहुंच गई थी।
2 साल से ज्यादा अरसा पहले जब वैंगलिन वेल्थ का मुआयना कर रहा था तो गड्ढे से आने वाली कशिश अचानक शिद्दत से बढ़ गई। अब दरार का आधा से ज्यादा हिस्सा कशिश की कुव्वत से मुतासिर था। सेलेस्टियल गार्ड का स्पेल असल में उसे निकलने का 60% मौका दे रहा था, लेकिन कशिश की कुव्वत में अचानक इजाफे के साथ ये फौरन कम होकर 20% पर आ गया। वैंगलिन ने उम्मीद नहीं छोड़ी, बल्कि पुरसुकून तरीके से अगले 2 साल इंतजार किया। असेंडेंट स्टेज तक पहुंचने के बाद उसकी तरक्की धीमी हो गई थी। आखिरकार असेंडेंट स्टेज पहले कदम का उरूज था। बावजूद इसके कि कायनात कितनी वसी थी, कितने लोग पहले कदम के उरूज तक पहुंचे थे। आसमानों के पसंदीदा लोगों के अलावा किसने इस उरूज तक पहुंचने के लिए लातादाद साल सर्फ नहीं किए। वैंगलिन की सलाहियत बहुत आम थी। अगर उसका अज़्म और कुछ खास तजुर्बात ना होते तो उसके लिए इस मकाम तक पहुंचना बहुत मुश्किल था। मिड स्टेज असेंडेंट, लेट स्टेज असेंडेंट और पीक लेट स्टेज असेंडेंट 3 ऐसी रुकावटें थीं जिन्होंने लातादाद कल्टिवेटर्स को रोका और लातादाद लोगों की जिंदगियां खत्म कर दीं। वो 3 पहाड़ थे जिन्होंने वैंगलिन का रास्ता रोक रखा था। इन 2 सालों में वैंगलिन ने पुरसुकून दिल के साथ आहिस्ता आहिस्ता समझने की कोशिश की कि वेल्थ के अंदर क्या है। वेल्थ के अंदर सिर्फ एक स्वॉर्ड टैक्टिक थी, सिर्फ एक, हेवन चॉप। 2 साल के बाद एक दिन वैंगलिन ने वेल्थ से अपना डिवाइन सेंस वापस ले लिया। वेल्थ मुकम्मल तौर पर गायब हो गई, जैसे इसने अपनी विरासत मुंतकिल करने का अपना जीवन मकसद पूरा कर लिया हो और वहां वापस चली गई हो जहां से आई थी। वैंगलिन के दिल में जो वाहिद चीज बची थी वो एक हैरानकुन जज्बा था जिसे वो 2 साल से समझ रहा था। उसके बाद वैंगलिन का इंतजार करने वाली लामहदूद तन्हाई और खामोशी थी। उसने अपना हर दिन लोटस पोजीशन में बैठकर और बाहर के अंधेरे को खामोशी से देखते हुए गुजारा। कशिश की आवाज उसके कानों में दहाड़ती थी जब वो अंधेरे को देखता और वहां बेहरकत बैठा रहता। वैंगलिन के बैग ऑफ होल्डिंग से एक नर्म आह आई। उसका बैग ऑफ होल्डिंग खुद ब खुद खुला और एक स्क्रोल हवा में तैरता हुआ बाहर आया। स्क्रोल हवा में खुल गया। स्क्रोल के अंदर आहिस्ता आहिस्ता एक औरत का साया नमूदार हुआ। वैंगलिन ने स्क्रोल को नहीं देखा। उसके चेहरे पर हैरत का कोई निशान नहीं था। उसके चेहरे पर लामहदूद सुकून था। स्क्रोल नमूदार होने से ठीक पहले उसने अपनी हथेली बंद की और छोटी सफ़ेद बॉल उसके जिस्म में दाखिल हो गई। नीचे जाओ। वो औरत के सामने का हिस्सा नहीं देख सकता था, लेकिन उसकी आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता फैली। उसकी आवाज़ धुंध की तरह थी जब ये दरार में गूंजी। वांग लिन बोला नहीं, उसकी उंगली ने तलवार की शक्ल इख्तियार की और नीचे की तरफ काटा। ये हरकत बहुत सादा थी, लेकिन वांग लिन का जिस्म एक पुरअसरार ज़हनी हालत में था। उस सादा से वार के बाद स्क्रोल फौरन बंद हो गया और उसके अंदर से मजीद कोई आवाज़ नहीं आई। वांग लिन ने अपनी उंगली वापस खींची। स्क्रोल को देखने के बाद उसने इसे पकड़ा और अपने बैग ऑफ होल्डिंग में फेंक दिया। इन 3 सालों के दौरान स्क्रोल के अंदर वाली औरत कुल 4 बार नमूदार हुई थी। हर बार जब वो नमूदार होती, वो ये धुंधली सी पुकार छोड़ती। वांग लिन को इस बात का कोई तजस्सुस नहीं था कि गड्ढे के नीचे क्या है। उसका सुकून कभी गायब नहीं हुआ। उसने अपने नीचे मौजूद पुरस्रार ट्रांसफर अरे को दूसरी बार चेक भी नहीं किया। जब तक उसके पास काफ़ी ताकत नहीं थी, तजस्सुस सबसे मोहलिक चीज़ थी जो हर वजूद को मिटा सकती थी। वांग लिन उस दिन का इंतज़ार कर रहा था जब दरार के बाहर की कशिश की कुव्वत कमज़ोर होगी। इस गड्ढे में कशिश का कोई उसूल नहीं था। अगर कशिश 2 साल पहले अचानक बढ़ सकती थी, तो ये कुछ सालों में अचानक कम भी हो सकती थी। उसे बस इंतज़ार करना था। वांग लिन के पास तराने की आवाज़ें आईं। उसने अपना सर झुकाया और उसकी आंखें रोशन हो गईं। उसके पास एक हथेली के साइज़ का नीला टोड था। ये थंडर टोड था। 1 साल पहले थंडर टोड बेदार हुआ था, इसलिए अब इसका जिस्म इस साइज़ का था। थंडर टोड वांग लिन में आने वाली तब्दीली को सबसे ज्यादा महसूस करने के काबिल था। बेदार होने के बाद उसने बैग ऑफ होल्डिंग में वापस जाने से इनकार कर दिया और बस वांग लिन के पास ही रहा। वांग लिन ने अचानक अपनी उंगली से थंडर टोड की तरफ बिजली का एक झोंका शूट किया। थंडर टोड ने अपनी आंखें खोलीं और इसकी जबान अचानक आगे बढ़ी और बिजली को अपने मुंह में खींच लिया। टोड के पेट से गरजने की आवाज आई और उसने सुकून का इजहार किया। वांग लिन ने अपनी आंखें बंद कीं और खुद को अपने दाव में दबो दिया। उसके दाव के 2 हिस्से थे। पहला अंडरवर्ल्ड रिवर था और दूसरा अंडरवर्ल्ड रिवर की रूह बनाना था। ताहम सो कॉल्ड अंडरवर्ल्ड रिवर की रूह महज सोल फ्लैग से आए मिलियन सोल फ्रैगमेंट्स का मजमुआ थी जो एक साथ जमा किए गए थे। इसमें अभी भी किलिंग इंटेंट की कमी थी।
अगरचे हेवनली घोस्ट में वहशत थी, लेकिन ये वांग लिन के अंडरवर्ल्ड रिवर की रूह बनने के लिए काफ़ी नहीं थी। इसकी वजह ये थी कि ये सिर्फ वहशी थी, लेकिन इसमें किलिंग इंटेंट नहीं था। अंडरवर्ल्ड रिवर के लिए एक सच्ची रूह ताकतवर किस्म की नहीं होती। अक्सर आम और कमज़ोर रूहें ही होती हैं जिनमें सबसे ज़्यादा वहशत और किलिंग इंटेंट होता है। वांग लिन ने सोचा, अगर मैं इस जगह से निकल सका तो मुझे अपने अंडरवर्ल्ड रिवर के लिए अपनी रूह को रिफाइन करने की वहशत और किलिंग इंटेंट निकालने के लिए फ़ानी दुनिया का दौरा करना पड़ेगा। वांग लिन ने अपनी आंखें खोलीं, उसने दरार के बाहर देखा और आहिस्ता से अपना दायां हाथ आगे बढ़ाया। उसकी उंगलियों की नोकें आहिस्ता आहिस्ता दरार के अंदर तकसीम करने वाली लाइन की तरफ बढ़ीं। अगरचे ये तकसीम करने वाली लाइन अभी भी केव के अंदर थी, लेकिन जिस लम्हे उसकी उंगलियों की नोकें लाइन के पार गईं, वो अपने जिस्म के खिंचे जाने का दर्द महसूस कर सकता था। उसकी जिल्द पर लहरें नमूदार होने लगीं और यहाँ तक कि उसके नाखून ऐसे लग रहे थे जैसे वो उखड़ रहे हों। मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ, लेकिन इसने मुझे आसमानों और ज़मीन की ताकत को समझने का मौका दिया, अपने दाव में तीसरे कदम तक पहुँचने का मौका दिया। अगरचे वांग लिन की आंखें पुरसुकून थीं, लेकिन उनमें सर्द महरी की झलक थी। लेकिन इससे पहले मुझे अपने जिस्म के अंदर इस मसले को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना होगा। वांग लिन ने अपना हाथ वापस खींच लिया। ये हाथ मुकम्मल तौर पर सुन्न हो चुका था और वो इसमें से अपना एहसास मुकम्मल तौर पर खो चुका था। महफूज रहने के लिए उसने सारी सेलेस्टियल स्लॉटर आर्ट को कठपुतली के अंदर स्टोर कर दिया था। सेलेस्टियल स्लॉटर आर्ट वांग लिन के लिए बहुत अहम स्पेल था। उसने लंबे अरसे तक इस फैसले पर जद्दोजहद करने के बाद ही इसे छोड़ा था। पहले जब वांग लिन सेलेस्टियल स्लॉटर आर्ट की कल्टीवेशन कर रहा था, तो वांग लिन ने हार्ट ऑफ स्लॉटर हासिल किया था। शुरू में हार्ट ऑफ स्लॉटर नहीं बदला, यहाँ तक कि जब वांग लिन ने सारी स्लॉटर एनर्जी कठपुतली को दे दी थी। ताहम 3 साल बाद, जो कि कुछ महीने पहले था, वांग लिन को लगा कि हार्ट ऑफ स्लॉटर बदल गया है। इस किस्म की तब्दीली वांग लिन को पागल कर देती, जैसे तब जब उसने वो तमाम सेलेस्टियल असेंशन फ्रूट्स जज्ब कर लिए थे। यहाँ तक कि ये उसे फ़ौरन सारी स्लॉटर एनर्जी वापस लेने की तलब भी पैदा करती। वांग लिन की आंखें रोशन हुई, फिर उसने एक फैसलाकुन नज़र दिखाई और एक कदम उठाया। इस कदम ने उसे तकरीबन तकसीम करने वाली लाइन के पार पहुंचा दिया था। ताकतवर कशिश की कुव्वत ने अचानक वांग लिन के जिस्म को दरार से बाहर खींचने के लिए उस पर हमला किया। वांग लिन ने अपने जिस्म के अंदर मौजूद सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी को एक्टिवेट किया और आहिस्ता से बैठ गया। कशिश की कुव्वत का मुकाबला करते हुए वो आहिस्ता आहिस्ता कशिश की कुव्वत की तब्दीली को महसूस कर रहा था। कशिश की कुव्वत के अंदर एक सर्द एनर्जी थी जो उसके जिस्म में दाखिल हुई। ये ठंडक मजबूत नहीं थी और इसे सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी से हटाया जा सकता था। कुछ दिनों तक वहां बैठने के बाद वांग लिन ने एक और कदम उठाया। इस बार वो ऐसी पोजीशन में था जहां कशिश और भी ज्यादा थी। उसके जिस्म में खून का बहाव धीमा पड़ गया, जैसे ये उसके जिस्म से बाहर खींचा जाने वाला हो। अभी भी काफी नहीं है। वांग लिन की आंखें रोशन हुईं। लातादाद मस्कीटो बीस्ट्स ने बेपाया गड्ढे के दाखिली रास्ते के पास की जगह को भर दिया था। वो ज्यादा करीब जाने की जुर्रत नहीं कर सकते थी, क्योंकि कशिश की कुव्वत बहुत ताकतवर थी। अगर वो ज्यादा करीब जाते तो वो गड्ढे में खिंच जाते। मच्छरों के इस झुंड में एक मस्कीटो बीस्ट था जो एक वहशी पर्पल रोशनी छोड़ रहा था। वो जहां भी उड़ता, दूसरे मच्छर उसके लिए रास्ता बना देते और ये सिर्फ एक चीख से दूसरे मच्छरों को लर्जा सकता था। ताहम इस पर्पल मस्कीटो बीस्ट के चेहरे पर परेशान एक्सप्रेशन था जब ये 3 साल तक गड्ढे के दाखिली रास्ते के गिर्द घूमता रहा। ऐसे कई मौके आए जब ये गड्ढे में जाना चाहता था, लेकिन अपने साथियों को देखने के बाद ये रुक गया। इसके मुंह से चीखों के झोंके निकलते और इलाके के गिर्द गूंजते, जैसे कोई अपने खानदान से बिछड़ गया हो और अपने खानदान के अफराद के नाम पुकार रहा हो। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।